तो हम शुरू करते हैं क्लास को। 1 मिनट और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई, सीटीआई कब बनी, एनएसटीआई कब बनी, डीजीटी को किसने बनाया, क्यों बनाया, एनसीवीटी क्या काम करती है, और ये बहुत कुछ। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने रिमूव कर दिया है सिक्योरिटी, पहले मैंने देखी नहीं थी। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई, पूरा लेक्चर है। टोटल इसका में 11-12 ऑब्जेक्टिव, वो सब कुछ बताएंगे। यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1। ठीक है। पीओटी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की जो आपके यूनिट नंबर 1 है, फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट लेसन है। देखिए ये क्यों है। ठीक है, पहले पता होना चाहिए कि लेसन और ये चैप्टर क्यों है आपकी पीओटी के अंदर। ये इसलिए है कि भैया आपको पता चल सके। ठीक है, क्या पता चल सके कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई, डीजीटी का क्या महत्व है, निम्मी का क्या महत्व है, एनसीवीटी का क्या महत्व है, एनएसडीए का क्या महत्व है, कब शुरुआत की गई, कैसे शुरुआत की गई, कौन कौन सी ट्रेनिंग चलाई जा रही है, और कौन इनको फंड कर रहा है, फंड मतलब पैसे कौन दे रहा है। ठीक है, तो पूरा डाटा इस लेसन के अंदर है। ठीक है, लेसन नंबर 1 में ही पूरा आपको बता दिया गया, पूरी हिस्ट्री बता दी गई वोकेशनल एजुकेशन की। ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो है वो आपको बता दिया गया। तो पूरा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो कौन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है अपने इस लेसन के वोकेशनल एजुकेशन की, भैया वोकेशनल एजुकेशन होती ही क्या है। सेकंड, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे हुई इंडिया के अंदर, कैसे शुरुआत हुई वोकेशनल ट्रेनिंग की। देन डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसके बारे में पूरा बताएंगे। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी, एनसीवीटी का क्या काम है, कब बना, क्या करती है एनसीवीटी। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो एससीवीटी है उसमें क्या डिफरेंस है एनसीवीटी और एनसीवीटी में, क्यों बनाई गई, क्या कार्य करती है। उसके बाद एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल, उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एनएसडीए का क्या महत्व है इंडिया के अंदर, सी स्टार आई का क्या महत्व है, निम्मी का क्या महत्व है, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट कौन से हैं, और कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, किसके द्वारा, डीजीटी के द्वारा। ठीक है, और हम बार बार डीजीटी का नाम ही क्यों लेते हैं कि डीजीटी क्या सारा काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो ये पूरी चीज आपको बताई जाएगी। क्या सभी को क्लियर है। ठीक है, टोटल 40 मिनट का सेशन होने वाला, ज्यादा सेशन लंबा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, 40 मिनट का सेशन होगा। 30 मिनट, आधा घंटा मैं पढ़ाऊंगा, और 10 मिनट आप अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स लास्ट में आप क्लियर करोगे। ठीक है, पहले आप क्लियर मत करना क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने डाउट सारे नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी नोट कीजिए, डाउट जो है वो भी नोट कीजिए, और लास्ट के 10 मिनट में आपको टाइम मिलेगा। आप मोरली ओरली आप बोल सकते हो, बोल के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सचिन सैनी, और अगर आप जूम क्लास पे हो तो आई थिंक आप पहले भी यूट्यूब क्लास अटेंड की होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। मेरा नाम है सचिन सैनी, और आप जो वीडियोज हैं उनको यूट्यूब पे देख सकते हो, और ये जूम क्लासेस हैं ये ऑफलाइन ही रहेंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पे करना होगा। क्या प्लान है वो हम आपको बाद में बता। ठीक। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर हो भैया। ठीक है, आप एक इंस्ट्रक्टर हो, आप एक अनुदेशक हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब रखता है वोकेशनल। The term vocational mean providing skills and educating that prepare you for a job or enable training of skilled craftsmen. वोकेशनल का क्या मीन है, वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग छोड़ो, वोकेशनल का क्या मीन है। वोकेशनल का मीन होता है प्रिपेयरिंग यू फॉर ए जॉब। ठीक है, प्रिपेयर्स यू फॉर ए जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर यू ए जॉब। मान लो जो काम आप करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप जाके आगे जाके 1 साल बाद 2 साल बाद किसी कंपनी में जाके, किसी फैक्ट्री में जाके जो काम आप करने वाले हो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाए, उसको क्या कहेंगे, वोकेशनल कहेंगे। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग से क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन से क्या होता है, इनेबल्स ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन। ठीक है, इनेबल्स ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन।
वॉइस नहीं आ रही मेरी? क्या वॉइस नहीं आ रही है किसी को? तो आई थिंक वॉइस आ रही है सभी को, माइक भी मेरा वर्क कर रहा है। तो सभी बताइए, वॉइस नहीं आ रही है क्या? प्लीज क्लियर कीजिए। ओके, आ रही है, वॉइस आ रही है। तो देखिए गायत्री, आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जैसे मैंने बताया, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल का मतलब ही है ऐसी जॉब के, आपकी जो जॉब है उसके लिए प्रिपेयर करना। जॉब क्या हो सकती है? कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब हो सकती है, टेक्नीशियन की जॉब हो सकती है, ठीक है। रीडिंग ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग को पढ़ना एक जॉब हो सकती है। जितनी भी आपकी ट्रेड्स है सारी जॉब से रिलेटेड है। फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, कॉस्मेटोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, फूड मेकिंग, जितनी भी ट्रेड है 150 के अराउंड ट्रेड्स हैं। कुछ नई ट्रेड भी शुरू की गई है डीजीटी के द्वारा। आईटीआई के अंदर जितनी भी ट्रेड है 150, 160, 155, जितनी भी है, जितनी भी उनकी काउंटिंग है, सभी ट्रेड्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आपकी जॉब के लिए। ठीक। अगर आपने ट्रेड में एडमिशन लिया, ट्रेड आपके ड्राफ्टमैन सिविल, तो आपको बताया जाएगा कैसे मैप बनाए जाते हैं, कैसे नक्शे बनाए जाते हैं, क्या उनके लाज होते हैं, कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे आपने पूरी जिंदगी उस पर काम करना है। आपको एक बना दिया, स्किल्ड क्राफ्टमैन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? कुशल कारीगर आपको बना दिया कि पूरी जिंदगी आपको यही काम करना है। मान लो कोई एक गर्ल है जिसने कॉस्मेटोलॉजी या बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से एक क्या कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स करने के बाद वो क्या करा, अपने पार्लर ओपन कर लिया। धीरे 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 क्या हुआ, थोड़ा लोग आने शुरू हुए, रिवेन्यू आना शुरू हुआ। रिवेन्यू मतलब पैसे आने शुरू हुए। लोग आएंगे तो पैसे भी आएंगे ना। शुरू में मान लो आपको कोई काम करने 10 रुपए देने, तो बाद में 50 भी देंगे। एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजें बढ़ती जाएंगी। तो पूरी जिंदगी जो काम आप कर सको वो ट्रेनिंग दी जाए, उसका मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन का, कि वही ट्रेनिंग देना जो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करे। ठीक है, तो यही है वोकेशनल का मतलब। सो ओके, आपको आवाज नहीं आ रही है तो देखिए, शायद जैसे अभी मनदीप ने बताया, ऊपर ऑप्शन होगा स्पीकर का, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है। तो सेकंड क्या था? सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, हाउ वीटी स्टार्टेड इन इंडिया। वीटी का मतलब क्या है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। वीटी का मतलब है वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत भारत में कैसे हुई? ठीक है, तो भारत में कैसे हुई शुरुआत वोकेशनल ट्रेनिंग की? वोकेशनल ट्रेनिंग, the government of India had initially started the war technician training scheme in the year 1940 at कोनी बिलासपुर। गोल्डन लाइन है, लिख लीजिए। यहीं से शुरुआत होती है आपकी ट्रेनिंग की। ओके, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली स्टार्टेड द वार टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम इन 1940 एट कोनी बिलासपुर। लिख लीजिए, कोनी बिलासपुर 1940 शुरुआत हुई वोकेशनल ट्रेनिंग की इंडिया के अंदर। ये ट्रेनिंग किसको दी गई? ठीक है, ये ट्रेनिंग किसको दी गई? जो सैनिक थे, ठीक है, जो वार से थके हारे जो सैनिक थे, उनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का नाम क्या था? वार टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम। वार टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम, उनको एक ट्रेनिंग दी गई। आप देखोगे ना, जितने मिलिट्री के अंदर मिलिट्री फोर्सेस होंगे ना, अलग अलग पोस्ट होती है। ड्राफ्टमैन की पोस्ट हो गई, ठीक है, खाना बनाने वाले किचन मेकर की हो गई, या फिर कोई और कोई भी पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट हो गई, इंजीनियर की पोस्ट होगी, तो अलग अलग टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। ठीक है, तो उन जो वार से थके हारे थे, जो वार मतलब लड़ाई करके जंग जुंग लड़के अपने घर बैठे थे, उनकी एक ट्रेनिंग शुरू की गई। ट्रेनिंग भी उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रदान की गई, वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई उनको जॉब से रिलेटेड। ठीक है, 1940 के अंदर कोनी बिलासपुर में, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लॉन्ग बिफोर द न्यू फैक्ट्री सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच टुक रूट इन इंडियन। ठीक है, कि जब एक नया फैक्ट्री सिस्टम आना शुरू होना था, उससे पहले की बात है। ठीक है, 1950 या 1960 में एक नया वो जो फैक्ट्री सिस्टम वो इंडिया में आया, कि नई नई टेक्नोलॉजी आई। उससे पहले ये जो है क्या दी गई, ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद क्या हुआ? द वार टेक्नीशियन स्कीम वाज लेटर फॉलो बाय द टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम इन 1946। ये जो वार टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम है, जो 1940 में शुरू की गई थी, उसको बाद में फिर से दोहराया गया, किसके नाम से? टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, 1946 में इसका नाम क्या कर दिया गया?
1946 में नाम कर दिया गया, ठीक है, क्या, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम। टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम 1946 में इसका नाम कर दिया गया। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल दी स्कीम वर मॉडिफाइड एंड मर्ज इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक अच्छी स्कीम, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी स्कीम, ठीक है। जैसे मान लो एक स्कीम हो गई बाहर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम, दूसरी होगी टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम। इन दोनों को मिला के एक अच्छी ट्रेनिंग स्कीम बनाई गई, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग स्कीम बनाई गई, जिसका नाम था वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम बनाई गई कब, जुलाई 1950 में। नोट कर लीजिए, जुलाई 1950 में क्या किया गया, एक जो स्कीम बनाई गई, क्या नाम था उसका, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, वो बनाई गई। और साथ ही साथ क्या क्या किया गया, जो स्कीम थी उनको बंद कर दिया गया। किसके लिए, मिलिट्री पर्सनल के लिए, ठीक है। जो सर्विस पर्सनल थे, जो मिलिट्री के पर्सन थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको बंद कब किया गया, जुलाई 1950 में, ठीक है। 1940 से लेके 1950 तक 10 साल तक जो बाहर के टेक्नीशियन थे उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। अलग अलग स्कीम थी। पहली स्कीम हो गई बाहर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम, सेकंड हो गई टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम, और जो उसके बाद एक और ट्रेनिंग स्कीम बनी वो थी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। अब ये 10 साल पूरा सिलसिला चला टेक्नीशियंस को क्या देने का, एक ट्रेनिंग देने का, ठीक है। 10 साल सिलसिला चला 1940 से लेके 1950 तक। उसके बाद क्या हुआ, इसको बंद कर दिया गया। जब इसको बंद किया गया, क्योंकि मिलिट्री पर्सनल जो थे, जितने मिलिट्री के टेक्नीशियन थे, उनको ट्रेनिंग दे दी गई। अब किसकी बारी थी, क्योंकि मिलिट्री के अंदर तो इतने ज्यादा टेक्नीशियन नहीं है ना। अब बारी थी सिविल पर्सन, ठीक है। सिविल पर्सन यानी कि आम आदमी जो वीआईपी ना हो, ठीक है, जो मिलिट्री के अंदर हो, सिविल जैसे आप लोग, मैं एक सिविल पर्सन हूं, आप एक सिविल पर्सन हो, उनके लिए ट्रेनिंग स्कीम शुरू की गई। कब शुरू की गई, 1950, ठीक है, 1950 में। 1950 में क्या किया गया, जैसे मैंने बताया जुलाई 1950 में जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम थी, जो वायर टेक्नीशियन स्कीम थी, उन सभी तीनों स्कीम्स को बंद कर दिया गया। एक नई स्कीम शुरू की गई, कौन सी, आईटीआई शुरू की गई, ठीक है। सो आईटीआई शुरू की गई। आईटीआई को ट्रेनिंग देने के लिए क्या बनाया गया, डीजीईटी को बनाया गया। डीजीटी को नहीं बनाया गया, डीजीईटी को बनाया गया। अब डीजीईटी और डीजीटी में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानेंगे। डीजीईटी को बनाया गया जिसका नाम था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। लिख लीजिए, डीजीईटी की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मान लो अगर गवर्नमेंट कोई चीज बना रही है तो कोई मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी ना। ये तो नहीं कि खुद ही गवर्नमेंट अपना काम करना शुरू कर देगी, नहीं। एक बॉडी बना दी, एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी। कौन सी मिनिस्ट्री है वो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर, ठीक है। और अभी देखा जाए, करंट की बात करें, 2021 की बात करें, तो जो डीजीटी का नेम है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, इसको नाम कर दिया गया, डीजीटी को बदल के। और जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम चेंज नहीं किया गया, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री का नाम चेंज नहीं किया गया। मिनिस्ट्री नई बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको बनाया गया 2015 में। सो यही थी हिस्ट्री, डीजीटी की कब बनी, आईटीआई कब बनी, ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, प्लीज मुझे बताइए, क्या आपको स्क्रीन दिख नहीं रही है, क्या पीपीटी दिख नहीं रही है। आई थिंक पीपीटी दिख रही है ना, बताइए प्लीज। सो प्लीज बताइए मुझे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। दिख रही है, ओके, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए मैं दोबारा बता दूं आपको, 1940 में जो मिलिट्री मैन थे, एक्स सर्विस मैन थे, उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। 1946 में स्कीम का नाम चेंज किया गया। 1950 में कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बना दी, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। और क्या हुआ भैया, 1950 में जितनी भी स्कीम चली थी 1940 से लेकर 1950 तक सबको बंद कर दिया गया।
वार्ड टेक्नीशियन जो थे उनकी ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया। अब बारी आई सिविल पर्सन्स की, सभी लोगों की ट्रेनिंग की। तो क्या किया गया, सेंटर बनाए गए, जगह जगह पे बनाए गए आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री में जाके, फैक्ट्री में जाके आप जॉब करो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए आपको। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए। किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। ठीक है, आज के जमाने में कहे तो मोदी गवर्नमेंट ने बनाए, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट ने नहीं बनाए थे, मोदी गवर्नमेंट ने बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। देखिए मोदी गवर्नमेंट क्यों कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जो सेंटर में सरकार किसके, मोदी के, इसलिए मैं बता रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई आईटीआई। डीजीटी को बनाया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। ठीक, सो ये तो हो गया क्लियर कि 1950 में आईटीआई की शुरुआत कर दी गई। इसके साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री थी लेबर एंड वेलफेयर, उसने एक बना दिया डीजीटी को। ठीक है, एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर है डीजीटी वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। सबसे ऊपर जितनी भी बॉडीज है सबसे ऊपर है। किसके लिए वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। आईटीआई की शुरुआत हो गई। अब डीजीटी के बारे में जान लेते हैं कि भैया डीजीटी का क्या क्या काम है, डीजीटी को किस लिए बनाया गया था। ठीक है, और डीजीटी फिलहाल क्या काम करे और किस किस के साथ मिलकर काम करे डीजीटी। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट हो अभी मत पूछिए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, लास्ट के 10 मिनट में आप पूछिए। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, Directorate General of Training in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is an apex organization. Apex organization मतलब सर्वोच्च बॉडी है किसके लिए? Which enable development and coordination of vocational training. ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक एपेक्स बॉडी है, कौन? डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डीजीटी इज द एपेक्स बॉडी, सर्वोच्च बॉडी है सभी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग अलोंग विद एम्प्लॉयबल यूथ इन द कंट्री। यानी कि वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो या फिर बॉयज की बात हो, ठीक, किसी की बात हो, सिंपल सी बात, वोकेशनल ट्रेनिंग को अगर मान लो सबसे बड़ी बॉडी है, कोई सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करने के लिए, तो वो है डीजीटी। ठीक है, निम्मी हो गया, ठीक है, एनसीवीटी हो गया, एससीवीटी हो गया, एनएसडीए हो गया, क्या काम करते हैं? डीजीटी के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला होगा, सबसे मान्य जो फैसला होगा वो डीजीटी का होगा। फाइनल फैसला किसका होगा? डीजीटी का होगा। सबसे पहले किसकी चलेगी? हमारे राष्ट्रपति की चलेगी, फिर प्रधानमंत्री की चलेगी, फिर जो मिनिस्टर एमएसडी के उनकी चलेगी, उसके बाद जो स्टेट के मिनिस्टर है उनकी चलेगी, उसके बाद डीजीटी के जो डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन है, उनके आदेश मान्य होंगे। उसके बाद जो आपकी जो स्टेट के डायरेक्टर्स हैं उनके मान्य होंगे आदेश। उसके बाद बात की जाए तो आरडीएसडी बनाए गए हैं अलग अलग एरिया के अंदर, और एक वो आरडीएसडी बना दिया ना, जैसे एनएसटी चेन्नई का आरडीएसडी जो है, जो तमिलनाडु के पूरे फैसले लेगा, एक स्टेट के पूरे फैसले लेगा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैसे चलानी है। ठीक है, या फिर जो सीटीएस कोर्स है वो कैसे लाने, तो वो आरडीएसडी का फैसला हो गया। आरडीएसडी के बाद डायरेक्टर की बात हो गई। ठीक है, कि कॉलेज के डायरेक्टर, एनएसटी के डायरेक्टर, उसके नीचे कौन आ गया? प्रिंसिपल, जो आईटीआई के प्रिंसिपल है वो हो गए। ठीक है, या फिर एनएसटी की। तो यही सब चीज है। ठीक है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री कौन सी है वोकेशनल एजुकेशन के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो सब कुछ देखती है वोकेशनल एजुकेशन का? वो है डीजीटी। ठीक है, डीजीटी का फैसला कौन रद्द कर सकती है? मिनिस्ट्री कर सकती है। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री का फैसला डीजीटी रद्द नहीं कर सकती। ये समझ गए, एक स्ट्रक्चर समझ गए, सबसे पहले मिनिस्ट्री, उसके बाद डीजीटी, और उसके साथ काम करने वाली एनसीवीटी, एससीवीटी, और साथ साथ निम्मी वगैरह। ठीक है, सो उसके बाद क्या लिखा गया? इट प्रोवाइड स्किल मैन पावर टू द इकोनॉमी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीजीईटी, वाज प्रायरली अंडर डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ये सब वही लिखा गया। ठीक है, कि देखिए ये जो डीजीटी है उसका शुरुआत की गई थी 1950 में, तो नाम था डीजीईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर थी? लेबर एंड वेलफेयर के अंदर थी। और अभी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है टेंथ के अंदर। हम देखें तो ये बात हुई डीजीटी की। डीजीटी क्या है, क्या काम करती है? डीजीटी भैया सारे फैसले लेती है वोकेशनल एजुकेशन से रिगार्डिंग। ठीक, उसके बाद मेजर रोल, क्या क्या रोल्स हैं डीजीटी के, ठीक है, मेजर मेजर हम देख सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग पूरा देख रही है डीजीटी, तो पॉलिसी वगैरह भी वही बनाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ लेइंग डाउन स्टैंडर्ड, कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, टीचिंग के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो कोर्स बनाए गए हैं आईटीआई के अंदर, ठीक है, एनएसटीआई के अंदर, उनके अंदर कैसे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर की, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ट्रेनिंग ऑफिसर की, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई एडमिशन ले रहा है तो 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, कौन सी क्लास पास होना, जितने भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं डीजीटी के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद रिवाइजिंग कोर्स क्यूरिकुलम, रिवाइजिंग कोर्स क्यूरिकुलम, जो कोर्स का क्यूरिकुलम है, ठीक है, उसको रिवाइज करना डीजीटी का काम है। ग्रांटिंग एफिलिएशन, जो आईटीआई है, एनएसटी है, उनको एफिलिएशन करना, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि आप ट्रेनिंग चला सकते हो। ट्रेड टेस्टिंग, जो आपके टेस्ट होते हैं ना, ट्रेड टेस्टिंग मतलब यानी कि जो आपका एग्जाम वगैरह होते हैं वो भी डीजीटी करवाती है, एपेक्स बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा डीजीटी करवाती है, डीजीटी का फैसला रहता है उसमें भी। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन भी कौन प्रोवाइड करती है? डीजीटी करवाती है, ठीक है, डीजीटी ही काम करवाती है एनसीवीटी, वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा आगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ डीजीटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया फंक्शन क्या क्या है डीजीटी के। डीजीटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज कैटरिंग टू द नीड ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लेबर मार्केट। यानी कि डीजीटी के द्वारा जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, आईटीआई है, एनएसटीआई है, एवीटीएस कोर्स जो इंस्टीट्यूट है, वो क्या करते हैं, वाइड रेंज ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं। आईटीआई के अंदर काफी कोर्सेज होते हैं ना, तो वो कोर्सेज चलाते हैं, ठीक है। कोर्सेज किन किन के लिए है? स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, कोई मान लो 8वीं के अंदर ड्रॉप आउट हो रहा है, ठीक है, अभी तो कोर्सेज बंद कर दिए गए लेकिन पहले चलते थे, ठीक है। आईटीआई के लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट 8th क्लास के हो गए, 10th क्लास के बच्चों के लिए हो गया, +2 वाले बच्चों के लिए हो गया, या फिर आईटीआई पास आउट बच्चों के लिए हो गया, ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए हो गया, जो जीआई के कोर्स होते हैं ना, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए अलग से होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो वर्क करे इंडस्ट्री में, उनके लिए हो गए, ये कोर्सेज चल रहे हैं सारे। टेक्नीशियन के लिए अलग कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। और सुपरवाइजर वगैरह हो गए, फोरमैन हो गए, या फिर वुमेन की बात करें, फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए बात करें, तो सभी के लिए बहुत सारी जो कोर्सेज है वो चलाए जा रहे हैं। कौन सुपरवाइज करता है? डीजीटी सुपरवाइज करता है, ठीक। उसके बाद SC ST जो भी है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनको भी फंड वगैरह भी प्रोवाइड करता है डीजीटी, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह सारा देता है, डीजीटी देखता है। उसके बाद it also conduct training oriented research and develop instruction media package for the use of training and instructor aids. DGT act as a secretariat which is an implementing arm of National Council Vocational Training. देखिए एनसीवीटी की बात की गई, कोर्स क्या है, कोर्स में बताऊंगा योगेश सागर। देखिए अब डीजीटी का काम क्या हो गया, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करवा दी, ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है, जितने भी मीडिया पैकेजेस हैं, जितने भी बुक्स वगैरह हैं, जितना भी मटेरियल है, उस पर रिसर्च करना, उसको बनाना किसका काम है? डीजीटी का काम है, ठीक है, उसको देखना। ये नहीं है कि डीजीटी बनाएगी, नहीं, डीजीटी दूसरों काम दे देगी ना, डीजीटी का काम है ये सब कुछ सुपरवाइज करना। अगर मान लो आप इंस्ट्रक्टर हो और आप बच्चों को कह दो कि भैया क्लास की सफाई कर दो, ठीक है, क्लास की सफाई करवाना, स्वच्छ रखना किसका काम है? इंस्ट्रक्टर का काम है। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कौन है? डीजीटी है। यहाँ पे निमी, एनसीवीटी, एससीवीटी, एनएचडीए, ठीक है, जितने भी ये कंपनीज है, जितने भी ये फर्म्स हैं, ये कौन है? ये स्टूडेंट है। इंस्ट्रक्टर ने आदेश दे दिया कि भैया क्लास की सफाई होनी चाहिए, कौन करेगा? एनसीवीटी करेगा, एक स्टूडेंट का नाम है एनसीवीटी, वो कर रहा है, ठीक है। दूसरा काम दे दिया कि बाहर से पानी लेके आना है, ये काम किसको दे दिया? एनएचडीओ को दे दिया, ठीक है। एनएचडीओ क्या लेके बाहर से पानी लेके आ रहा है। अब बच गया कौन? एससीवीटी, एससीवीटी को कह दिया भैया पोचा लगाना है तुम्हें, ठीक है, तो पोचा कौन लगाएगा? एससीवीटी लगाएगा। काम किसका है? सुपरवाइज करना काम किसका है? इंस्ट्रक्टर का है, कि सफाई अच्छे से होनी चाहिए, तो वही काम है डीजीटी का, कि ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। अलग अलग बॉडीज को अलग अलग काम दे दिया डीजीटी ने, डीजीटी उनके साथ काम करती है, कुछ उनके लिए खुद काम, ठीक है। सो तो देखिए 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करते हैं।
ओके। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी। अब एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इज ए ट्राइपेरेटाइट बॉडी। ट्राइपेरेटाइट मतलब त्रिपक्षीय, जो तीन तरह से काम करती है, तीन अलग अलग रुखों के लिए काम करती है। वो मिनिस्ट्री के लिए भी काम करेगी, डीजीटी के लिए भी काम करेगी और स्टेट के लिए भी काम करेगी। अलग जो राज्य है उनके लिए भी काम करेगी। कौन? एनसीवीटी। ठीक है। डीजीटी के लिए क्या काम करेगी? डीजीटी का काम क्या है? एफिलिएशन वगैरह प्रोवाइड कराना, वो तो खुद करेगी डीजीटी, सॉरी। यानी कि ट्रेड टेस्टिंग, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाना, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन देना। ठीक है। ये सब काम किसका? डीजीटी का। किससे करवाती है? एनसीवीटी से। एनसीवीटी का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना। जब आप देखते हो ना आपके सर्टिफिकेट पे एनसीवीटी लिखा होता है, तो एनसीवीटी का काम यही है, अंडर द डीजीटी और विद द डीजीटी। डीजीटी काम किसके साथ करती है? तीन पक्षों के लिए काम करती है, सॉरी, एनसीवीटी काम किसके लिए करती है? तीन पक्षों के लिए करती है। डीजीटी के साथ काम करती है एनसीवीटी, इसलिए जो सर्टिफिकेट है उस पर एनसीवीटी लिखा होता है। ठीक है। अंडर डीजीटी वो काम कर रही है एक तरह से। कब शुरू की गई? 1950 में। ठीक है। एक रेजुलेशन पास किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा 1956 में, इसको बनाया गया, क्योंकि अकेली डीजीटी तो इतने सारे काम नहीं कर सकती ना। तो एक रेजुलेशन के द्वारा एनसीवीटी को बनाया गया, ताकि क्या हो सके भैया, जो सर्टिफिकेशन है या फिर जो एग्जाम वगैरह का जो काम है वो थोड़ा डीजीसी से हल्का हो सके और एनसीवीटी उसका काम कर सके। डीजीटी सिर्फ उसको सुपरवाइज करे, देखे भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है। तो ये सब मान लो जितने भी है, देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं, भले वो आपकी आईटीआई हो, ठीक है, भले वो सीटीआई हो, भले वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, भले वो एडवांस कोर्सेज हो, सभी के एग्जाम एनसीवीटी क्या करती है? कंडक्ट करती है। अप्रेंटिसशिप के एग्जाम एनसीवीटी कंडक्ट करती है। तो एनसीवीटी का ये पूरा काम है, भले वो कोई भी कोर्स हो, डीजीटी के अंदर ये काम करती है। तो इसे भी, जो ये एनसीवीटी है, इसको भी क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया एनसीवीटी को। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा दोबारा बनाया गया, थोड़ा थोड़ा इसको ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा क्या मतलब है? एनसीवीटी अब एनसीवीईटी बन गई है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहले क्या था? एनसीवीटी था, अब एनसीवीईटी बना दिया गया है इसे। ठीक है। एनसीवीईटी बना दिया गया। अब क्या हो गया भैया? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। अब मैं बताऊंगा सेक्शन में कि इसको किसके साथ मर्ज किया गया, एनसीवीटी को किसके साथ मर्ज किया गया, जो इसका नाम हो गया एनसीवीटी। ठीक। और 2015 में इसको क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि डीजीटी को ट्रांसफर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। तो उतने डीजीटी के साथ जितने भी कंपनीज काम कर रही है, जितने भी काउंसिल काम कर रही है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया, भले वो निमी हो, भले वो एनएसबीए हो, भले वो एनसीवीटी हो, एचसीवीटी हो, कोई भी हो, सबको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है। अब एक अलग ही बना दी मिनिस्ट्री कि भैया जो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, उनकी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। कुशल कारीगर बनाने हैं तो भैया अलग मिनिस्ट्री बनाओ, और क्या करो, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दो, मॉडल आईटीआई बना दो, बहुत जितनी भी सुविधाएं हो सकती है सारी सुविधाएं दे दो आईटीआई वालों को। ठीक है। तो ये सब चीज। सो उसके बाद मेजर रोल्स ऑफ एनसीवीटी। एनसीवीटी के क्या क्या काम है, रोल क्या क्या है? इस्टेब्लिशिंग एंड अवॉर्डिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड। देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड यहाँ गलत लिखा गया है, तो जितने भी ट्रेड है सबको क्या करना? एनटीसी प्रोवाइड करना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। जैसे हमने बताया सर्टिफिकेशन वगैरह कौन करती है? एनसीवीटी करती है। ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ सिलेबस, इक्विपमेंट, स्केल ऑफ स्पेस। यानी कि मान लो क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या स्पेस हो, कितना स्पेस होना चाहिए आपकी क्लास के अंदर, बिजली का जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, कौन कौन से मेथड होने चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज की कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन का कोर्स 1 साल का होगा या 2 साल का होगा, या फिर मान लो सीआईटी कोर्स 1 साल का हो या 2 साल का होगा। तो ये सब चीज कौन डिसाइड करता है? एनसीवीटी करता है। किसके लिए करता है? डीजीटी के लिए करता है। ठीक है। क्या करेगा? डीजीटी को सुजेस्ट करेगा कि भैया आप क्या कर रहे हो, सीआईटीएस का कोर्स है 1 साल का, आप उसके अंदर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी करवा रहे हो। ठीक है। साथ साथ उसकी ट्रेड की जो सिलेबस है पहले वो भी करवा रहे हो, रिपीट करवा रहे हो। तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है 1 साल के अंदर करने को। ठीक है। उसकी वजह से काफी बच्चे फेल भी हो जाते हैं।
तो एनसीवीटी ने क्या एडवाइस किया, ठीक है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, एनसीवीटी ने क्या एडवाइस किया कि सीआईटी कोर्स को 2 साल का कर दो, ठीक है। एक तो कोर्स की अवधि बढ़ जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, और जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, फेल बच्चे इतने टीएम के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को समझने में 6-7 महीने लग जाते हैं, इतने में एग्जाम हो गए और भैया खत्म, फेल तो होना ही था। तो ये सब चीज, तो यही काम किसका है, एनसीवीटी का, ठीक है। किसको एडवाइस करेगा, डीजीटी को एडवाइस करेगा, डीजीटी उसको इंप्लीमेंट करेगी, इंप्लीमेंट करना है नहीं करना, उसको लागू करना है नहीं करना डीजीटी देखेगी, लेकिन भाई हमारा काम क्या है, एनसीवीटी का काम क्या है, सिर्फ सलाह देना, माने ना माने डीजीटी की मर्जी, मिनिस्ट्री की मर्जी, ठीक है। सो एक चीज और बता दूं कि मान लो जो फैसले डीजीटी लेती है सारे उसके हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो एनसीवीटी ने रेकमेंड कर दिया कि 2 साल का सीआईटी कोर्स होना चाहिए, डीजीटी चाहती है कि हाँ ये होना चाहिए, किससे परमिशन लेगी, मिनिस्ट्री से परमिशन लेगी, लेकिन मिनिस्ट्री इसकी परमिशन नहीं देती है, ठीक है। मिनिस्ट्री कहती है नहीं हमारे पास इतना क्लासेस वगैरह नहीं है कि 2 सेशन एक साथ चलाए जा सके, तो उन्होंने ये जो प्रस्ताव है वो रद्द कर दिया। तो यही होता है भैया, ठीक है, कि फैसला डिजिटल ले सकती है मिनिस्ट्री की परमिशन लेके, सारे फैसले भी खुद से नहीं ले सकती, और सारे कैंसिल भी नहीं होते मिनिस्ट्री के द्वारा। सो उसके बाद अरेंजिंग ट्रेड टेस्ट इन वेरियस स्टेट, ठीक है, एग्जाम वगैरह लेना जैसे मैंने बताया, तो ये सब भी एनसीवीटी करती है। उसके बाद अरेंजिंग फॉर एड एचओसी और पीरियडिकली इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दी कंट्री। अब आपने एफिलेशन री एफिलेशन सुना होगा ना, ये भी एनसीवीटी करवाती है, कि भैया जाओ देख के आओ, एक आईटीआई है गोंडा के अंदर, उसमें देख के आओ ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, इक्विपमेंट अच्छे से है या नहीं है, जो स्पेस है वो है या नहीं है ट्रेनिंग के लिए सही, वोल्टेज कम ज्यादा तो नहीं है, सारी चीज जो रिकॉर्ड है उसमें कोई कमी तो नहीं है। टाइम टाइम पे एफिलेशन होती रहती है, 4 साल बाद एफिलेशन होगी, हर आईटीआई की हर ट्रेड की, अगर एफिलेशन में कोई कमी पाई गई डी एफिलेट उसको कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग वहां बंद कर दी जाएगी। क्वालिटी ट्रेनिंग इज द पर्पस, मॉडल आईटीआई बनाई जा रही है ना, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेके आईटीआई बनाई जा रही है, कर्जा लिया जा रहा है किस लिए, कि भैया अच्छे से आप क्या कर पाओ, ट्रेनिंग ले पाओ, अच्छी क्वालिटी के ले पाओ, पैसा वेस्ट ना हो। तो देखिए 2 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, अभी 40 मिनट की मीटिंग हो सकती है, आप सभी फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। तो 2 मिनट के अंदर आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, तब आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक से, वही लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। जी बिल्कुल रीज्वाइन करना है। ओके, उसके बाद एक मिनट थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं, अरेंजिंग बता दिया ये तो मैंने, लेइंग डाउन कंडीशन एंड टू रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग रन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी फॉर पर्पस टू ग्रांट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो यही जैसे मैं बताया एप्लीकेशन वगैरह, भले वो गवर्नमेंट हो भले वो प्राइवेट हो, ठीक है, आप सोचोगे ना कि सिर्फ प्राइवेट में देखा जाता है एफिलेट करना कि नहीं करना, गवर्नमेंट में भी किया जाता है। अगर स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान नहीं रख रही है, अच्छे से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करे, तो डीएफिलेट कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग अभी चलाई जा रही है करंट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, उसको पैसे कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और एनसीवीटी तो नेशनल लेवल पे है, तो एनसीवीटी उसको जो एफिलेशन है वो डीएफिलेट कर सकती है, ट्रेनिंग बंद कर सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन फॉर द टेक्निकल स्टाफ एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी, एनसीवीटी देखेगी, एक्सपीरियंस कितना होगा एनसीवीटी देखेगा, एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए एनसीवीटी देखा, तो सारे काम कौन करता है, एनसीवीटी करता है। उसके बाद क्या लिखा गया है ये मैंने बता दिया, कि क्या क्या काम है, कि भैया इंस्ट्रक्टर की जो एक्सपीरियंस कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सारा काम एनसीवीटी का है। किसके लिए कर रही है, देखो ये जो सारा काम कर रही है ना एनसीवीटी, डीजीडी के लिए कर रही है, डीजीडी को एडवाइज करने के लिए, ठीक है। मेजर रोल्स ऑफ एनसीवीटी, प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड एंड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फॉरवर्डिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अवॉर्डिंग एनटीसी, यानी कि भैया कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आने चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, थ्योरी में कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, ताकि आपको एनसीवीटी जो सर्टिफिकेट है वो मिल सके, एनटीसी मिल सके, तो ये सब भी कौन देखेगा, एनसीवीटी देखेगा। यानी कि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी काम है कौन देखेगा, एनसीवीटी देखेगा, अवार्डिंग यानी कि सर्टिफिकेट देना एनसीवीटी देखेगा, एप्लीकेशन वगैरह कौन देखेगा, एनसीवीटी देखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ
कितने परसेंटेज मार्क्स लगने हैं वो भी एनसीईआरटी देखेगा। सो किसके लिए काम करेगा? डीजीटी के लिए काम करेगा, डीजीटी को एडवाइज करेगा। यही एनसीईआरटी बनाया गया है, इसी का यही काम है। लास्ट पॉइंट है recommending provision of additional training facilities wherever necessary and rendering such assistance for setting up of additional training institute organization for additional training program। यानी कि अगर कहीं जरूरत हो नए प्रोग्राम बनाने की, यानी कि नया प्रोग्राम का मतलब क्या भैया? नए प्रोग्राम का मतलब है नया कोर्स बनाना, नया इंस्टीट्यूट ओपन करना। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 गवर्नमेंट आईटीआई है, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा, एडमिशन काफी ज्यादा आ रहे हैं, जो एडमिशन के लिए काफी ज्यादा क्या हो रहा है, फॉर्म वगैरह आ रहे हैं। मान लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 आईटीआई है, 700 उनके अंदर सीट है, और जो फॉर्म आ रहे हैं वो 1000, 1100, 1200, 2000 के करीब फॉर्म्स आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए। आधे बच्चे तो ट्रेनिंग ले ही नहीं पा रहे एक साल के अंदर, ठीक है। उनके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं लेकिन सीट कम है, तो क्या हो रहा है? एडमिशन नहीं ले पा रहे। तो क्या करेगा एनसीईआरटी? देखेगा भैया यहाँ पे जरूरत है नई आईटीआई खोलने की, तुरंत एडवाइस करेगा डीजीटी को कि नई आईटीआई खोली जाए, ठीक है। डीजीटी कहेगा एनएसडीए को कि भैया नई आईटीआई खोलो, या फिर जो पुरानी आईटीआई उसको मॉडल आईटीआई बनाओ, सीट वगैरह बढ़ाओ। तो ये सब चीज इस तरह से वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में काम करती है। सो बात करते हैं स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी की हमने बात कर ली, एससीवीटी या एनसीवीटी में डिफरेंस क्या है? तो एससीवीटी क्या है भैया? सिमिलर काउंसिल नोन एज स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग are constituted to advise respective state government on issues relating to skill development. These activities have been advised by NCVT to be registered associate under Society Registration Act 1861। 1956 में क्या किया गया एनसीवीटी ने, ठीक है, एनसीवीटी ने क्या किया गया? एससीवीटी को बनाया। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ने स्टेट काउंसिल को बनाया। स्टेट काउंसिल का काम क्या है? अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग जो स्टेट है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कोई भी स्टेट है, यूटी है, उनके लिए अलग अलग क्या बना दिए? काउंसिल बना दी। किसके अंडर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 1956 में बनाया, 1956 में, सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूँ। एससीवीटी को बनाया एनसीवीटी ने, किसके लिए? कि राज्यों को वो क्या कर सके? एडवाइज कर सके, ठीक है। जैसे हरियाणा के लिए एक अलग काउंसिल बना दी कि हरियाणा वालों को एडवाइज कर सके एससीवीटी की ये काम करने हैं आपने, ठीक है। एनसीवीटी ऑलरेडी डीजीटी को ये कर रही है सब, ठीक है। एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है वो डीजीटी को बता रही है, एडवाइज कर रही है। एससीवीटी का काम है स्टेट को क्या करना? एडवाइज करना। सेम काम क्या करेगी? सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेगी। आप देखते हो ना एससीवीटी ट्रेड्स होती हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं, उनको एससीवीटी क्या करती है? सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, एग्जाम वगैरह वो कंडक्ट करती है। सो एससीवीटी की मान्यता कितनी है? सिर्फ आपके स्टेट जितने। अगर आप महाराष्ट्र से हो और एससीवीटी ट्रेड के अंदर आपने क्या किया है? ज्वाइन किया है, आपने कोई कोर्स ले लिया एससीवीटी के अंदर, तो क्या होगा? आप महाराष्ट्र से बाहर काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल रही है तो महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगी, जो आपका सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र के बाद वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीवीटी ट्रेड के अंदर एडमिशन लेते हो तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी के अंदर आप जॉब कर सकते हो, आप 100% एलिजिबल हो, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो ये सब नहीं मानती हैं, वो कहती है अगर आप जैसे मैं एक बताऊं आपको, अप्रेंटिसशिप निकली थी अभी कर्नाटका केरल के अंदर, ठीक है, केरल स्टेट के अंदर अप्रेंटिसशिप निकली थी। तो वो कहते हैं भैया हम सिर्फ केरल वालों को ही लेंगे, तो केरल के हैं, केरल राज्य से उनको ही लेंगे। तो वो एससीबीटी हो या एनसीबीटी उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो वो आ सकते हैं, लेकिन केरल स्टेट से अदर का नहीं होना चाहिए। यानी कि केरल की कंपनी है और केरल का जो है एससीबीटी है, केरल में तो जॉब कर ही सकता है ना, तो वो एससीबीटी वहां काम आ जाए, ठीक। अब कंफ्यूजन एक और है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि जब सामने आ जाए चीजें तो बताना जरूरी हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि सर मान लो एससीबीटी की है और मैंने अप्रेंटिसशिप कर ली, तो उसके बाद क्या मैं सीआईटीएस में एडमिशन ले सकता हूँ? या फिर मैं एससीबीटी करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर ली, क्या मैं नेशनल लेवल पे जॉब कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो।
क्योंकि आप जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ना, वो नेशनल लेवल पे ही होती है। वहां पे आपका एससीवीटी का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। आपका सिर्फ जो महत्व रह जाता है वो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का महत्व रह जाता है। अगर आपने एससीवीटी से किया है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो कर लीजिए, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेशनल लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल। ठीक है, ये ऐसा पोर्टल आपने देखा होगा, है ना, काफी बार देखा होगा। ये पोर्टल ओपन किया होगा, आपके रिजल्ट वगैरह इसी पे आते हैं, एडमिशन वगैरह जो नोटिस है सारे इसी पे आते हैं, है ना, एनसीवीटी का जो पोर्टल है। तो देखिए, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल की शुरुआत की गई थी किसके लिए? डीजीटी के द्वारा शुरुआत की गई, पहले ध्यान रखिए। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? एनसीवीटी का आपको पता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एमआईएस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैनेजमेंट करना इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, एक सिस्टम बना दिया गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है जानकारी उसको मैनेज करने का एक सिस्टम बना दिया गया, एक पोर्टल बना दिया गया। किसके द्वारा? डीजीटी के द्वारा। ठीक है, नाम एनसीवीटी है लेकिन डीजीटी के द्वारा बनाया गया है, डीजीटी इसको हैंडल करता है। ठीक है, आईटी से रिलेटेड जानकारी इसके अंदर आती है। ठीक है, एनसीवीटी एमएस पोर्टल पे। सीटीएस सीआईटीएस की जानकारी है वो किस पे आती है? सीएफआई पे, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट जो वेबसाइट है उस पे आती है। आईटीआई से रिलेटेड एनसीवीटी पे आती है। अप्रेंटिसशिप रीडिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट gov.in उस पे आएगी। तो एनसीवीटी एमएस पोर्टल पे जो भी जानकारी आएगी वो आईटीआई से रिलेटेड आएगी, ये ध्यान रखना। सीटीआई की इंफॉर्मेशन एनसीवीटी पे नहीं आएगी, अप्रेंटिसशिप की इंफॉर्मेशन एनसीवीटी पे नहीं आएगी। क्या क्या काम करता है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एफिलेटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जितने भी एफिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आईटीआई है, उनके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कौन कौन सी आईटी आपके स्टेट में है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट, सारी इंफॉर्मेशन देगा। कौन कौन सी ट्रेड है इनके अंदर वो भी बताएगा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल। उसके बाद कैंडिडेट सीकिंग स्किल डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो बच्चे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है तो वो भी दिखा देता है एनसीवीटी एमएस पोर्टल। उसके बाद एम्प्लॉयर सीकिंग स्किल्ड वर्कर। कौन कौन एम्प्लॉयर है जो चाहते हैं कि आईटीआई पास आउट बच्चे उनके पास वर्क करें, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। साथ ही साथ सिटीजन इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। सिटीजन इंफॉर्मेशन मतलब आईटीआई जो ट्रेन है उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, इंस्ट्रक्टर जो है उनकी प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल तो अभी बनाई गई है, कुछ पिछले साल, पहले नहीं थी इतनी। तो जो आईटीआई ट्रेनिंग उनकी पहले से चलती आ रही है, उस पर क्या करते थे, जितनी भी जानकारी है, कब पास आउट हुआ, कितने परसेंटेज से पास आउट हुआ, कौन सी आईटीआई थी, ठीक है, पूरी जानकारी एमएस पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी आईटीआई है, कौन कौन से कोर्सेज है, वो मैंने बताया, एनसीवीटी एमएस पोर्टल पे मिलेगा आपको। उसके बाद इनरोलमेंट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कौन कौन इनरोल है, ठीक है, कौन कौन आईटीआई के अंदर है, कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितने बच्चे पास आउट हुए हैं अभी तक, टोटल शुरुआत से लेकर अभी तक कितना डाटा है डीजीटी के पास, सारा पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा। डीजीटी डैशबोर्ड पे आप देखोगे ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ डीजीटी डैशबोर्ड, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो डीजीटी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पे सारा डाटा आ जाएगा कि कितने पास है, कितने फेल है, कितने अभी तक जॉब कर रहे हैं, कौन जॉब नहीं कर रहा है, ये सारा डाटा आपको दिखा देगा इस पे डीजीटी डैशबोर्ड। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमिक शेड्यूल, कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है, एक अगर से आपकी क्लासेस शुरू होनी है या फिर मान लो आपके एग्जाम कब होने, तो सारा जो डाटा है पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, खुद की प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हो, ई मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ईमेल और एसएमएस वगैरह आपको मिल जाते हैं। और प्लेसमेंट फैसिलिटेशन, प्लेसमेंट वगैरह अगर कहीं होने तो वो आपको बता देता है। और स्टार ग्रेडिंग ऑफ आईटीआई, ठीक है, आईटी इट इज लिखा हुआ है, सॉरी आईटीआई है, ठीक है, आईटीआई ऑटो करेक्ट हो गया, इट इज लिखा गया ये। स्टार ग्रेडिंग होती है आईटीआई की कि कौन सी आईटीआई बढ़िया है। ठीक है, 5 स्टार तो बहुत बढ़िया है, 4 स्टार तो अच्छी है, 3 है तो ठीक ठीक है, 2 है तो अच्छी नहीं है, उसमें एडमिशन मत लीजिएगा। स्टार ग्रेडिंग प्रोवाइड कराता है एनसीवीटी एमएस पोर्टल, सभी के लिए ये ओपन है। ठीक,
सो देखिए ये जो क्लास थी वो डेमो क्लास थी। हम टोटल इसके अंदर 11 ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट लेसन के अंदर, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का लेक्चर ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह जूम पे क्लासेस ले, क्योंकि सभी के लिए इस तरह प्रोवाइड करवाना, सभी के डाउट क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जूम पे क्लासेस ले रहा हूँ कि सब लाइव क्लासेस हो, और जो बच्चे पे करके क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए वो चले। जो फीस रहेगी वो ऑलरेडी आपको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, 750 रुपए है। वो आपको सिर्फ एक टाइम पे करने हैं, पर मंथ कोई फीस नहीं है। क्लासेस जूम पर ही चलेंगी। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या कराया जाएगा, जो आपके लेसन वाइज पूरी पीओटी करवाई जाएगी, 14 की 14 यूनिट आपको करवाई जाएगी। ठीक, और उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक है वो सोल्व करवाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, जहां तक मुझे ध्यान है कि आपके एग्जाम सितंबर से बाद में ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 15 सितंबर तक का। तो हम क्या करेंगे, 3 महीने के अंदर जितने भी 14 यूनिट है, 14 की 14 हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो ये हो गया, सब्जेक्ट पूरा कवर कर लेंगे हम। उसके बाद निम्मी के क्वेश्चन बैंक हम करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उनको हम डिस्कस करेंगे। टोटल आई थिंक 11 ही यूनिट है उसके अंदर, पुराना क्वेश्चन बैंक है, तो 11 यूनिट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पुराने क्वेश्चन बैंक है, मुंबई के हो गए, देहरादून के हो गए, चेन्नई के हो गए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेसन और डेमो, कि आपने डेमो प्लान कैसे बनाना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो वो यूनिट जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर ही आपको बता दिया जाएगा। और लाइव क्लासेस, जो जूम पे लाइव क्लास होना है, वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए। जो क्लासेस है वो जूम पे ही चलेंगे। ठीक है, ओके, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। एक एक आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा, एक टाइम में एक ही बच्चा पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, जो जो आपको डाउट। सर पे ज्यादा है, थोड़ी सी कम कर लो। ओके, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर मेरा एक डाउट है। जी, अपना नाम सर बताइए। सर मेरा नाम है पंकज प्रजापति। जी पंकज जी कहिए। सर डाउट है कि डीजीटी का गठन कब हुआ था? डीजीटी यह का जो है गठन 1950 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसका गठन किया स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए 1950 में। जैसा अब हम देखते हैं ना, जहां से शुरुआत हुई थी, कि जब 1950 में, जुलाई 1950 में जो वार टेक्नीशियन स्कीम्स को बंद कर दिया गया, तब डीजीटी का गठन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, ताकि आप क्या कर सको भैया, जो स्किल वोकेशनल एजुकेशन है उसको चला सको। ठीक, 1950 में डीजीटी की शुरुआत हुई। ओके सर। जी, और एक चीज मैं दोबारा बता दूं आपको, एक्चुअली क्लास उतने अच्छे ढंग से भी नहीं हो पाई, तो जब हम 15 तारीख से क्लास शुरू करेंगे, तो पहले आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा, कौन कौन सा सिलेबस है और किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लेसन शुरू करेंगे, और ये लेसन भी दोबारा पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, अच्छे से हम इसको फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो पूछिए अभी। Yes, sir. Good morning, sir. Good afternoon in advance, sir. सर सीटीआई करने के बाद, सीआईटीएस करने के बाद कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? देखिए, सीआईटीएस करने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अगर आप आईटीआई की है आपने। अगर आपने डिप्लोमा किया तो 2 साल का, अगर आपने बीटेक किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। लेकिन ये स्टेट टू उसकी स्टेट वेरी करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर आप हरियाणा से हैं, ठीक है, हरियाणा का बिल्कुल क्लियर है। जब आपने आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया, 2014 में आपने एडमिशन लिया, ठीक, 14 से लेके 5 साल तक का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 14 में आपने एडमिशन लिया, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल की आईटीआई, 1 साल की आईटीआई, कोई भी हो, सीआईटीएस हो गया 3 साल का। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, सुनो मेरी बात, आईटीआई 1 साल की हो गई, सीआईटीएस 1 साल का हो गया, तो 2 साल हो गए। ठीक है, आईटीआई 2 साल की हो गई, सीआईटीएस 1 साल का हो गया, तो 3 साल हो गए। अब 3 साल के बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, भले आप उसमें 1 साल अप्रेंटिसशिप कर लो, और भले ही आप 2 साल डायरेक्ट उसमें जॉब कर लो। जॉब कहाँ होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए, जो अब पीएफ वगैरह आपका कट रहा हो, ठीक है, जिसके अंदर, या फिर जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर जो जो इंस्टीट्यूट है, जो जो कंपनी है, उनके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो मैं यस बात सर। करूं एचपी की, जो अभी नोटिफिकेशन आया था, हिमाचल प्रदेश में क्या है, अगर जब आपने सीआईटीएस कर लिया,
उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकता है। हरियाणा में बिल्कुल सिंपल है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप जॉब लग जाओगे। हिमाचल प्रदेश में सीआईटीएस करने के 3 साल बाद एक्सपीरियंस हो तभी आप कर पाओगे जॉब, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे। यस सर। जी सर इसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्टर के लिए? देखिए, एक्सपीरियंस लेने के बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, आपको पहले तो वेट करना होगा कि वैकेंसी आए हमारे स्टेट के अंदर। आप अप्लाई करोगे, फिर आपकी जो प्रोसेस होती है वो आप स्टेट की अच्छे से जानते हो। कोई भी नेशनल ऐसी बॉडी नहीं है जो इंस्ट्रक्टर को रिक्रूट करेगी, आपकी जो स्टेट की बॉडीज है वही रिक्रूट करेंगी और कोई नहीं करेगा। यस सर। जी थैंक यू सर। जी वेलकम। सर आप सर हरियाणा से हो क्या? जी बिल्कुल, मैं हरियाणा, सिरसा हरियाणा से हूँ। हाँ, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल हरियाणा के ही आ रहे हैं ना, इसलिए थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं रितु। जी बोलिए रितु। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जो गैस टीचर वैकेंसी निकलती है कॉलेज में, जी आईटी कॉलेज में, सर वो गवर्नमेंट होती है, किस बेस पे निकलती है वो? देखिए, अगर मान लो कोई भी गैजेटेड मतलब वो पोस्ट है, एक्सपीरियंस है ना, अगर हम कहीं गैस टीचर। नहीं नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। अगर उसके लिए आपको वैकेंसी निकालनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद न्यूज़पेपर के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी वैकेंसी निकालने के बाद क्या करना होता है, एडवर्टाइजमेंट देनी होती है कि भैया 3 सीट खाली है इस पोस्ट के लिए, 29 के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं या फिर इन जो एप्लीकेशन वो इनवाइट कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद अगर आप कहीं लगे हो ना, ये सब होने के बाद अगर आपको एज ए गेस्ट रखा गया तो एक्सपीरियंस जरूर काउंट होगा, ठीक। लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। आजकल सभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 11 महीने का बॉन्ड बनवा ले रही है, क्योंकि पहले क्या करते थे, कोई बॉन्ड वगैरह होता नहीं था, सैलरी तो अकाउंट में आ रही है, गवर्नमेंट की सैलरी है, और अगर मान लो किसी प्रिंसिपल के अंदर आप काम करो गवर्नमेंट में, तो वो बिल्कुल लिख के देगा ना कि मेरे अंडर काम केस में 3 साल मान लो किसी ने वर्क किया, वो केस कर देते थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट क्या कहता था कि हाँ भैया जो लाज है उसके हिसाब से तो जॉब परमानेंट करनी पड़ेगी। अभी क्या करते हैं, 11 महीने का बॉन्ड बना देते हैं, 11 महीने आप काम करोगे, उसके बाद हम हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं है, ऐसा उस बॉन्ड के अंदर लिखा होता है। और अगर मान लो फिर से आपको अपनी कंटिन्यू करनी है जो जॉब है, तो 1 महीने का गैप देना जरूरी है उस बॉन्ड के हिसाब से। तो यही होता सर है। जी सर मुझे प्राइवेट सीआईटीएस कॉलेज ओपन करना है, तो सर डीजीटी के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं और फिर कैसे एफिलिएटेड हो सकता है? प्लीज आप मुझे देखिए, थोड़ा सा अगर advise करेंगे। देखिए किसका क्वेश्चन था ये, अपना नाम बताइए प्लीज। सर रितु, सर रितु, देखिए अगर आपने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो जो नॉर्म्स हैं वो एनसीवीटी की साइट पे आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या रहते हैं, प्रिंसिपल की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए। उसके बाद जो, जैसे मान लो आपने ट्रेड ओपन करनी है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए कितना स्पेस चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह वो सारे पहले चेक करेंगे, तो उसके लिए अगर वो सब आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपको एफिलिएट कर देंगे। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। कैसे आप एफिलिएट कर सकते हैं, निम्मी का एक चैनल है यूट्यूब पे, हाउ टू रजिस्टर फॉर एफिलिएशन, उस पे आप देख सकते हैं। ओके सर। सर कॉलेज ओपन होने के लिए जो ऑनर होते हैं उसके लिए मतलब कोई सर्टिफिकेट या डिग्री की तो कोई मतलब कंपलसरी अगर तो है आपके नहीं पास ना? आपके कॉलेज की डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही एफिलिएट आपको कर देगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर और आप जो क्लास प्रोवाइड करा तो वो सारे डेट्स की है क्या? जैसे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी, पहले क्लियर नहीं किया, बोलिए। सर आप जो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं वो सर सारे सब्जेक्ट की है क्या, ट्रेड वाइज या देखिए, ओनली पीओटी और टीएम? नहीं देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ पीओटी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और बाकी ट्रेड को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं ड्राफ्टमैन सिविल से तो ईटी में करवा सकता हूँ, ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ उतना ही मेरे पास टाइम है कि मैं अभी फिलहाल के लिए पीओटी पढ़ा सकूँ। ओके सर, किसी और को कोई डाउट हो थैंक यू सर। रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग लेक्चर?
ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो जो हम क्लासेस है वो मंडे से शुरू करेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट, हेलो सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी, सर आपने जो टेस्ट लिया था ना, उसकी आंसर की आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं क्या? उसका जो पूरा सोल्यूशन है वो मैं शेयर कर दूंगा। एक्चुअली मैंने पीडीएफ रेडी कर ली है, वो मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर। एक्चुअली सर टाइम से मेल नहीं मिला था ना, तो लिंक नहीं मिली थी, तो बाद में ज्वाइन किया। तो सर ये चेक करना था कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। जो आपने सबमिट किया था वो मैंने रिजल्ट शेयर कर दिया था। गूगल फॉर्म्स की तरफ से आता है, कोई पर्सनल मेल से वो नहीं शेयर होता है। गूगल फॉर्म्स की तरफ से आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है तो वो उसमें आप चेक कर सकते हो। बाकी जो पीडीएफ वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जो इंजीनियरिंग ट्रेड है सर, उनका एक्सपीरियंस सर हम कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में ले सकते हैं सर? इंजीनियरिंग ट्रेड जो है, आप अपनी ट्रेड बताइए। सर वेल्डर। वेल ट्रेड है तो देखिए, एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पीएफ वगैरह कटना हो आपके पास ना। जो आप जॉब करो, पता है क्या होता है एक्चुअली, पहले क्या होता था, एक्सपीरियंस कैसे भी फेक बनवा लिया और वो चल जाता था। लेकिन आजकल क्या किया हुआ है, अगर आपको एक्सपीरियंस शो करना तो आपका पीएफ होना जरूरी है। पीएफ कौन सी कंपनी काटेगी, या तो वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो या वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर आती हो। ठीक है, तो यही सब चीज है। अगर आपका पीएफ कट रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी पोस्ट सेम होनी चाहिए। जैसे वेल्डर है तो आप एज ए वेल्डर टेक्नीशियन वर्क होना चाहिए, आपका पोस्ट सेम होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आईटीआई में ही आपको जॉब करनी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो भी वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं क्या एज ए ट्रेनर? बिल्कुल, एज ए ट्रेनर आप पढ़ा सकते हो आफ्टर सीआईटीएस। आप जब आपका सीआईटी स्कोर कंप्लीट हो जाए, आप जाके अप्रोच कीजिए कि सर मुझे पढ़ाना है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, तो आप पढ़ा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। लास्ट ओके टाइम सर। पे एक्सपीरियंस, सर एक्सपीरियंस के टाइम पे वो सिर्फ एक कार्ड बना के देंगे अपना एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ आजकल से क्या है मतलब कि इन्होंने डीजीटी जॉब ने किया क्या है कर हमारे दिया। यहाँ। नहीं, देखिए डीजीटी ने क्या किया है, अगर आईटीआई कोई है वो प्राइवेट है, एफिलेटेड है, तो उनको अपना ब्यौरा देना होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ है। पूरा डाटा एनसीवीटी एमएस पोर्टल पे अपलोड होता है। तो अभी वो ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो कार्ड वगैरह देंगे। अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाओ कि हाँ सर मेरा एज एग्जामिनर, सॉरी, एज ए इंस्ट्रक्टर मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो सर ये ऑनलाइन हो गए क्या रजिस्ट्रेशन? जी, सर ये भी ऑनलाइन होते हैं क्या रजिस्ट्रेशन, या फिर वो अपने लेटर पैड आके दे देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए अगर आप कोई ज्वाइन करते हो कोई भी आईटीआई, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो इसका मतलब है वो कोई और इंस्ट्रक्टर रख रहे हैं और आपको जस्ट टीचिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। वो बाद में आपका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए डीजीटी क्या कर रही है, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं सभी का ब्यौरा मांग रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये जैसे प्राइवेट आईटीआई से एक्सपीरियंस लेना हो, ले जी। सकते हैं क्या? टर्नर ट्रेड है तो प्राइवेट में तो टर्नर है नहीं लगभग, तो इसका एक्सपीरियंस कहाँ से लें? आप कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ एज ए वेल्डर टेक्नीशियन, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो और आपको वो एक्सपीरियंस वो वर्क कर जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो सर जैसे दो पोस्ट होती है, थ्योरी होती है इंस्ट्रक्टर की, अगर प्रैक्टिकल होती है तो वो किस में? आप अगर आपने सीआईटीएस किया है और आईटीआई की है तो आप जो थ्योरी प्रैक्टिकल है वही करवा सकते हो। सॉरी, थ्योरी नहीं, सॉरी, ट्रेड प्रैक्टिकल है वही करवाओगे। अच्छा, जैसे एक्सपीरियंस सीटीआई से पहले का चल जाएगा या सीटीआई के जी, बाद का चलेगा? अगर आप कौन से स्टेट से हैं? मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीआई के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपका चल जाएगा। जैसे सर मेरे पास 2 साल तो आईटीआई है, जी, 1 साल अब सीटीआई हो जाएगी, 1 साल अप्रेंटिस है, 1.5-2 साल का मेरा वैसे एक्सपीरियंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट है। ये एक्सपीरियंस चलेगा? जी,
ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। जी अनिल कुमार कहिए। सर अप्रेंटिस जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है क्या? देखिए कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश वो उसको काउंट नहीं करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं हरियाणा की, जहां तक देखो क्योंकि वैकेंसी जो परमानेंट वैकेंसी है वो हरियाणा के अंदर अभी तक आई है, ठीक है, नोटिफिकेशन उसका आया है, और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अलावा जो जिसने इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जहां तक हमें ज्यादातर आइडिया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। एक्चुअली अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैं थोड़ा उसको क्लियर करूंगा फिर। सर मैं ये पूछ रहा था कि अप्रेंटिसशिप, जो आप अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप पूछ रहे थे जी। हाँ, तो उत्तर हाँ प्रदेश जी के सर। अंदर क्या है कि जो अप्रेंटिसशिप है उसको एज ए आपकी जो एजुकेशन उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, एज एक्सपीरियंस उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा में आप कर सकते हो, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अप्रेंटिसशिप की है तो वो आपका काउंट हो जाएगा। सर राजस्थान में? राजस्थान में आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो नोटिफिकेशन आए थे पिछले साल जब भी वैकेंसी आई है उसमें क्या नोटिफिकेशन था। क्योंकि वैसे तो जो ट्रेनिंग है, देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देना। ट्रेनिंग मतलब आपको पढ़ाना भी और साथ जॉब भी करना। ऑन द जॉब जहां मतलब जॉब आ गया तो एक तरह से जॉब ही है, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उसको थोड़ा मान्यता कम ही देती है कि अप्रेंटिसशिप एक बस आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अपनी जॉब नहीं कर रहे हो। ओके सर। जी सर जब अप्रेंटिस काउंट नहीं होती तो फिर करने का क्या? अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं होती ये मैंने नहीं कहा। देखिए अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है, ठीक है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, हर किसी का मकसद अप्रेंटिसशिप करके इंस्ट्रक्टर बनना नहीं है, ठीक है। हर किसी का मकसद सीआईटीएस करके इंस्ट्रक्टर बनना नहीं है, कोई सुपरवाइजर के लिए भी कर सकता है। इवन जो मेरे बैच के अंदर जो मैंने सीआईटीएस किया तब 10% ऐसे थे जो इंजीनियरिंग ट्रेड से थे और वो सुपरवाइजर बनना चाहते थे। कंपनी में उनका 8-8 साल का एक्सपीरियंस था, 9 साल का एक्सपीरियंस है, सीआईटीएस कर लिया, पहले टेक्नीशियन थे, जाते ही प्रमोशन मिल जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो यही है अप्रेंटिसशिप करने का फायदा। अगर आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर ली, प्राइवेट कंपनी में आप जा रहे हो, अप्रेंटिसशिप का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सीटीसी बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आईटीआई। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हम ओम बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिशियन का भी क्लास होती है क्या यूट्यूब चैनल में आपको? देखिए पिछले साल इलेक्ट्रिशियन वगैरह की क्लास चल रही थी, लेकिन इस साल अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा किसी को, तो अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, ओनली पीओटी की क्लासेस चल रही ओके सर। हैं जी। सर सीआईटीएस के पहले का एक्सपीरियंस चलता है क्या? जी बिल्कुल, आईटीआई के बाद का होना चाहिए, वो चलेगा। ओके जी सर, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में। जी वो तो बिल्कुल उसका सर वैलिड है, मेरा उसमें कोई पीएफ, प्रॉब्लम नहीं। पीएफ, हाँ सर उसका मेरा पीएफ वगैरह नहीं कटा था, तो उसका सिर्फ मेरे पास सैलरी स्लिप है। तो आप तो सर चेक क्या कीजिए उसका चलेगा एक्सपीरियंस? जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आती है या नहीं आती है, या फिर जो टैक्स वगैरह जो पे करते हैं उनके अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उससे आपको पता चलेगा कंपनी एक्सपीरियंस। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं है, वो टैक्स पे नहीं कर रही है, रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जी सर वो तो रजिस्टर्ड है वैसे, फिर उसमें कोई टैक्स प्रॉब्लम वगैरह नहीं। भी पे करती काफी है। कंपनियां क्या होता है कि जैसे मतलब सैलरी वगैरह कम होती है 8-9 हज़ार के लिए, वो पीएफ वगैरह नहीं काटते हैं, ठीक है, तो वो इश्यू नहीं है, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके सर, वैसे पीएफ जो कटना है वो जरूरी नहीं है? नहीं, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओके सर। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी ना मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मेरे पास 2 साल का गैप है, मतलब 2000 मैंने 16 में क्या किया, आईटी पास आउट कर ली, ठीक है, 17-18 में फ्री था, 19 के अंदर सीआईटीएस पास कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 2 साल का गैप है, क्या मैं कहीं से एक्सपीरियंस बनवा लूँ? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंपनी चेक करेगी पूरे डॉक्यूमेंट, अगर आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हो बाद में प्रॉब्लम ना आए, पहले बता रहा हूँ, कहीं भी कोई नकली सर्टिफिकेट मत बनवा लेना, एक्सपीरियंस मत बनवा लेना कभी भी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, और बड़ी बड़ी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सपीरियंस फेक कभी मत बनवाना।
ओके, और किसी को कोई डाउट, क्योंकि 5 मिनट ही रहते हैं, उसके बाद ये सेशन क्लोज हो जाएगा। जी सर अगर मेरा मेरा आईटी कॉलेज चलता है, तो सर अगर मैं उससे एक्सपीरियंस लेती हूँ तो वो भी चेकिंग होगा क्या? आप बोल रहे हो ना कि ऐसे मतलब फर्जी वो मत बनवा लेना, या ऐसा कुछ है वो बनवाते हैं सर्टिफिकेट या अगर एक्सपीरियंस, मान लो आपके तो वो पास कोई चेक होगा डिग्री है, क्या मतलब फिर, अगर मतलब मान किस लो, तरीके से? देखिए अगर आईटीआई के प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस प्लस थोड़ा बहुत डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक्स हो या डिग्री हो, तो वो डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करेंगे ना। अगर आप किसी को मान लो बैंक के अंदर आप जा रहे हो, केवाईसी करवा रहे हो, तो वो तो डॉक्यूमेंट तो चेक करेंगे ओरिजिनल है या नहीं है, ये सब प्रोसेस तो होगी ना। अगर आप मान लो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, ठीक है, जिसमें पर ईयर आप बच्चों को 500 बच्चों को ट्रेनिंग देने जा रहे हो, कम से कम आपके डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो, तभी आप बच्चों की कर पाओगे ना। अगर खुद ही कोई फर्जी लेके बैठा है, डिग्री लेके बैठा है, आईटीआई लेवल का बच्चा है, डिग्री ले ली नकली, ठीक है, आईटीआई चलाना शुरू कर दी, जो खुद ही ऐसे काम कर रहा है, बच्चों को ले डूबेगा ना। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो सबके होने ही, देखो। नो नो सर, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। आपने बोला ना एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। एफिलिएशन में इतना एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देखते, जो आप क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा उसमें देखते हाँ। हैं। जी हेलो सर जी। जी, आर के सिन्हा, कहिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि सीआईटीएस के पहले अगर एक्सपीरियंस है तो फिर वो काउंट होगा कि नहीं होगा? अगर आईटीआई के बाद एक्सपीरियंस है तो काउंट होगा, रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर से होना चाहिए, जैसे मैंने भी बताया। बट सर हर स्टेट में नहीं होता काउंट हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो अगर आपने सर यूपी में भी नहीं होता। यूपी में अगर आपने कोई नोटिफिकेशन देखा तो मुझे भी दिखाइएगा जरूर, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं, क्योंकि मैंने अभी तक का कोई नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है ऐसा यूपी के लिए। सर यूपी में नहीं होता। सर यूपी में नहीं होता, सीआईटीएस के बाद सर 3 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है सर इंस्ट्रक्टर के लिए। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल। एज ए प्रिंसिपल नहीं, बट सर देखिए, आईटीआई से पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। नहीं, आईटीआई से पहले का कोई काउंट नहीं होगा। जब आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली तो आप एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो? सर आईटीआई के बाद का काउंट हो सकता है, मान लो सीआईटीएस नहीं किए हैं तो? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप कह रहे हो कि आपकी यूपी में काउंट नहीं होता, तो मैं थोड़ा देख के बता सकता हूँ नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ के कि उसमें क्या मैटर है, ठीक है। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ का आई विल चेक। यहाँ का पता नहीं जी है। ओके, तो बहुत कम टाइम रह गया, 3-4 मिनट है। किसी को और कोई डाउट है लेक्चर से रिगार्डिंग, सेशन से रिगार्डिंग, किसी को डाउट तो पूछ सकता है, ठीक है। सर यूट्यूब पे क्लास आज है सर, कल मंडे से क्लास है क्या यूट्यूब पे? जी बिल्कुल, इवनिंग वाली। देखिए यूट्यूब पे बिल्कुल क्लास होगी। जो सेशन 2 है हम कल से शुरू करेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, और जो जूम पे क्लासेस वो तो एडिशनल चलेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राम बच्चन गुप्ता है। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जूम पर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए जूम पे क्लासेस का टाइमिंग मैंने सोचा सुबह 8 बजे रहेगा, लेकिन अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किया है, कुछ 10-15 बच्चे हैं, वो यस सर। सबका इश्यू यही आ रहा है कि सुबह 8 बजे क्लास नहीं हो पाएगी। तो उसको हम 14 तारीख को डिस्कस कर लेंगे कि क्लास हमारी शाम को 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, किस टाइम हम क्लास रखें, ताकि जो यूट्यूब पे क्लास है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी बच्चे देख सकें, और जो जूम पे क्लास है वो भी हो सके। यस। जी, तो शाम की टाइमिंग रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली सुबह नहीं होगी। ओके, तो देखिए इतने ही आई थिंक डाउट थे। सो अगर कोई प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि फीस की प्रॉब्लम है, ओके, अगर किसी को लगता है कि फीस ज्यादा है तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फीस सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी क्लासेस के लिए कम की जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनकी फीस भी कम होगी और आपकी भी होगी। अगर किसी को लगता है कि हाँ हमें क्लासेस लेनी है, पीओटी के लेक्चर लेने हैं, जूम पे क्लासेस लेनी है,
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर फीस और ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। ठीक है, सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर सकता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।